अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे अदालती मामलात में दखल अंदाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत काम कर गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच में शामिल दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत में अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करके कमीशन तश्कील देने पर आमादगी का इजहार किया था। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा कि खत में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये खत पैरामीटर 209 के दायरा कार में आता ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में उनके इंतखाब पर हुकूमत और अदलिया का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में वजीर आजम, काबीना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कहा इन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था। इस वजह से इनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं। ये खत पैरामीटर 209 के दायरे कार में आता ही नहीं है। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम किया। कहा मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। आमिर डोगर का कहना था कि तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से इनकार अच्छा फैसला है। असद कैसर बोले अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। ये अच्छी बात है कि असद नोटिस दिए और ये असद नोटिस लेना काफी नहीं है। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और लोगों को एग्जाम्पल बनाना वो सबसे है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ तसद्दुक जिलानी से बड़े अपराइट आदमी हैं। तो ये अच्छा फैसला है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब को खुद करना चाहिए। अच्छा, कोई आपका ज़मीर नहीं चाहता, आपको अपना ज़मीर नहीं कहता कि आप किस तरह जो ज़मीन बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको कम अज़ कम, लेकिन ये इस तरह जो अभी हुकूमत चल रही है ये हुकूमत चलने की काबिल नहीं है। इस तरह की जिसके पास अवामी इत्तेमाद न हो, अवामी हिमायत हासिल न हो, आपके फैसले कैसे कर सकेगा। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने जजेस खत के मामले पर PTI के मौक़िफ़ को सियासी करार दे दिया। उनका कहना था कि जब माजी में उनकी जमात के साथ अदालती नाइंसाफ़ियाँ की गई उस वक्त किसी को अदालती रवैये पर कुछ बोलना याद क्यों ना आया। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया लेकिन अदालती हुक्म के तहत गैर कानूनी तौर पर बनी गाला को रेगुलराइज किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो। 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे। सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके उस वक्त किसी को जुडिशरी आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को
इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सज़ा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। अली जफर ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है जिस पर अदालत का कहना था कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि सजा के साथ केस फैसला भी मुअत्तल किया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसे छोड़ दें। तोशाखाना केस में अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि अदालतों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन है कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा इंशाअल्लाह। नंबर एक बात, लार्जर बेंच का मसला नहीं है। इस मुल्क में बहुत सी प्रेसिडेंसेस मिलती है जबकि फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है, फुल कोर्ट बनी हुआ, और ये भी फुल कोर्ट का मसला है। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पार्लियामेंट हाउस और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग मंगल को होगी। 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5, सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला? हुकूमती इत्तेहाद होगा कामयाब या सुन्नी इत्तेहाद के आसाद उम्मीदवार? 48 नशिस्तों पर 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। 30 पर मुकाबला कल होगा। पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गयी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग इसाक डार, जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन मैदान में हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर अंसर महमूद और जनरल सीट पर फरजंद हुसैन शाह मुकाबला करेंगे। सिंध में 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने 5 उम्मीदवार खड़े किए। एनक्यूएम ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। मुत्तहदा आसाद उम्मीदवार फैसल वाबदा की भी हिमायत करेगी। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4, एक अक़लियती नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत है। मंशूर को सामने रखकर बजट की तैयारी करेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मंशूर में कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। सिंध के दूर दराज इलाकों में 5 लाख घरों को सोलर से मुफ्त बिजली फ्राहम करेंगे। हाफिज नईम को सिंध असम्बली में ज़रूर आना चाहिए। वो आते हैं तो एक अच्छी बात होगी और उनकी नुमाइंदगी करेंगे अपनी पार्टी को, जमायत इस्लामी को, और उन्हें ज़रूर आना चाहिए, हल्फ भी लेना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें। जो बजट की तैयारियां हैं तो देखिए हमने उस पर एक मीटिंग की है जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन भी थे और सेक्रेटरी फाइनेंस भी और दीगर लोग भी, और उन्हें वाज़ेह हिदायत यही दी हैं कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, जो उनके नुकात थे, जो मंशूर है या वो जो 10 नुकाती प्रोग्राम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा जो बजट है उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। जो सर्वे किया गया है 5 लाख के करीब घर ऐसे हैं जहां पे इस वक्त भी हम कोई भी बिजली का वहाँ पहुँचा नहीं सके, तो उन 5 लाख घरों के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे हम सोलर पैनल दें। और इसके अलावा भी दीगर घरों का भी प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक के साथ है, 2 लाख, उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ सोलर पार्क बनाने का हमारा प्रोग्राम है।
कराची डकैतों का शहर बन गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का माल के साथ जान लेना मामूली बात हो गई। आज फिर मजीद 2 शहरियों को लूट मार के बाद कत्ल कर दिया गया। दंदनाते लुटेरों को कानून का खौफ है, न पकड़े जाने का डर। शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। तफसील बता रहे हैं खुर्रम गुलजार। डकैतों से भागोगे तो मरोगे, मज़ाहिमत करोगे तो भी मरोगे। सिंध पुलिस कुछ करेगी न सिंध सरकार। कराची में दंदनाते डाकुओं ने आज एक और जान ले ली। हमारे साथ यार एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला फिर जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार। हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार। बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार। डकैतों ने जीना आराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार। आज खून की होली खेली गई गुलशन मेमार के इलाके अजमेर टाउन में। खानेवाल से कराची आने वाला 2 बच्चों का बाप मोहम्मद अमजद अपने साथी आमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला तो डकैतों ने ताक़ुब शुरू कर दिया। रुकने का इशारा किया, गाड़ी ना रोकी, फायर खोल दिया, जिंदगी का सफर तमाम कर दिया। गाड़ी उनके पास स्विफ्ट थी, पीछे लड़कों के पास जो गाड़ी चला रहे थे जिनको गोली लगी है वो स्विफ्ट गाड़ी में थे, और जो पीछे लड़के थे 125 पे थे। 2 पठान थे मेरा कहना। एक ने मास्क लगाया था, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, पिस्टल था दोनों के हाथ में। सही है। वो उन्होंने जैसे इधर गाड़ी हल्की करी, उन्होंने इनको रोका, ये लोग रुके नहीं, उन्होंने इनके ऊपर फायर मारा। हम लोग इधर कितने फायर मारे हैं इधर देखिए? उन्होंने 4 या 5 फायर मारे। हम लोगों के 4-5 फायर की आवाज़ आई, हम लोग इधर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो लड़कों ने ऐसे टर्न काटी, इनकी गाड़ी इधर आके रुक गई। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मौजूद शहरी अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अपनी नींद सो गया था। और आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल आसिफ दुकान से घर जा रहा था। नामालूम मुलजिम ने पीछे से फायरिंग की। वाक़े की मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जान लेते हैं। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद है। काशान, औरंगी टाउन में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन का इलाका है खलील मार्केट, जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एसएसपी वेस्ट हफीजुर रहमान बुक्टी हैं, वो जो है वक्त पर पहुंचे हैं। उनकी जानिब से बताया गया है कि आसिफ अपनी परचून की दुकान जो है बंद करके घर की जानिब जा रहा था। इस दौरान जो है नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान है जिन्होंने सर की पिछली तरफ फायरिंग करी, जिनसे उनकी जो है मौत वाक़ई हुई है। जबकि एसएसपी की जानिब से बताया गया है पुलिस के आला अफसरान जो है जय वक्त पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जो है हासिल की जा रही है। मकतूल का कीपैड वाला मोबाइल जो है वो भी उनके पास है। पुलिस ने मोबाइल को भी जो है अपनी तहवील में ले लिया। इस वक्त जो है पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि कत्ल के महरुकात पर बात करना कबल इस वक्त होगा। वाक़े की मुख्तलिफ पहलू से जो है तहकीकात की जा रही है। जय वक्त से मज़ीद शवाहिद जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ जावियों से जो है कत्ल की तहकीकात जो है की जा रही है। जी बिल्कुल, वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। इस बारे में हमें बता रहे थे मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। एक तो प्यारे की जान जाने का दुख, दूसरा अस्पताल इंतजामिया की हटदर्मी। मकतूल अमजद के वर्सा सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद अस्पताल में मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से LMO का इंतजार करते रहे। MLO है ही नहीं, वो 2 घंटे से हमें रोका है सारों को। 20-25 लोग खड़े हुए हैं कि MLO आएगा, पता नहीं क्या चेक करेगा, गोली कैसे निकली, कैसे नहीं निकली, कहाँ से निकली। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, MLO साहब का पता ही नहीं है। एक जो है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बेचारा इमरजेंसी में वहाँ पर, और रोजे के हालत में सारे बेचारे यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है MLO की कि वो अपने वक्त पे एक फोन पे पहुंचे यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं लोग? मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवारों का ताकुब किया, गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। अमजद को किस तरह कत्ल किया गया, मुल्जिमान की तादाद और हुलिया कैसा था? बोल न्यूज़ ने आईनी शाहिद से लर्जा खेज कत्ल का तमाम अहवाल खोज निकाला। गाड़ी उनके पास स्विफ्ट थी, पीछे लड़कों के पास जो गाड़ी चला रहे थे जिनको गोली लगी है वो स्विफ्ट गाड़ी में थे, और जो पीछे लड़के थे 125 पे थे। 2 पठान थे मेरा कहना। एक ने मास्क लगाया था, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, पिस्टल था दोनों के हाथ में। सही है। वो उन्होंने जैसे इधर गाड़ी हल्की करी, उन्होंने इनको रोका, ये लोग रुके नहीं, उन्होंने इनके ऊपर फायर मारा। हम लोग इधर कितने फायर मारे हैं इधर देखिए? उन्होंने 4 या 5 फायर मारे। हम लोगों के 4-5 फायर की आवाज़ आई, हम लोग इधर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो लड़कों ने ऐसे टर्न काटी, इनकी गाड़ी इधर आके रुक गई। मेरा भाई चला गया, बाकी लोगों को डकैतों से बचा लो। मकतूल अमजद के भाई के बहन ने कराची वालों को रुला दिया।
फूट फूट कर फरियाद की कि डकैतों को लगाम डालो, खुदारा डकैतों को काबू करो। हमारे साथ यार, एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला तो जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना आराम किया हुआ है यार, कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया। क्या मुंतखब हुकूमत आने वाले वक्तों में आवाम को रिलीफ देगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। का ईद से पहले शहरियों को तोहफा, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे तक का इजाफा। क्या मुंतखब हुकूमत आने वाले वक्तों में आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। कुछ वक्त गुजरने के साथ पेट्रोल इससे भी कम कीमत पे होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी बहुत मजबूरी थी जिसके आलम में हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा। तो ये इसमें कि घबराने की बात नहीं है, ये जैसे इंटरनेशनल मार्केट के तहत होगा तो ये आता रहेगा। आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुए और आगे बढ़ रहे हैं और स्टाफ लेवल पे माहदे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। अभी ये बम गिराने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए कि आज पाकिस्तान जहाँ पे पहुँचा हुआ है, अब हमें एक्चुअल लेवल के ऊपर डिफ़िकल्ट डिसीजन करेंगे तभी मुल्क जो है ना वो क्राइसिस से निकल सकेगा। अवाम जो है वो बहुत ही बदहाली के शिकार होकर हुकूमती इक़दामात को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हुकूमत से गुजारिश है कि आवाम पे इतना बोझ डाला जाए कि कहीं वाक़तन इनकलाब ना आ जाए। सबमिशन इसमें यह है जी, कुछ जादू की छड़ी तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, मैं PMLN से हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि जी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ठीक होगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि जहां आवाम पर मुश्किल घड़ी है वहीं हुक्मरान भी सुख में नहीं। IMF की जानिब से कड़ी शराइत हैं, आवाम साथ दे। कैमरामैन असद अब्बास के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दासू के दौरे के दौरान चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने बशाम वाक़े पर चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया, उसका मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना था। शाम हमले का मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना था, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। दासू के दौरे के दौरान चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बशाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। निहत्ते और पुरअमन चीनी बाशिंदों पर हमला दहशतगर्दों के अंदर का खौफ जाहिर करता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उनका कहना था कि बशाम वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मनबा अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान TTP के ट्रेनिंग कैंप्स, पनाहगाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहते हैं कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑपरेशन महदूद हो रहे हैं। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर इस दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेंगी। उनका मज़ीद कहना था कि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, अहदाफ भी पूरे कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने में 1-1.5 साल लगेगा। पाक ईरान गैस मुआहदे पर बोले कि अमेरिका को हमारी मुआशी सूरत हाल समझना होगी। हमें अफगानिस्तान के साथ एक जामे किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए जिसमें दहशतगर्दी भी आनी चाहिए। ये बहुत से मसाइल हैं और उनका जो है इसके ऊपर रद्द अमल जो है उसके बाद जांचने के बाद ही हम कोई इक़दाम उठा सकते। तो ये हमने कितना अकोमोडेट किया हुआ है अफगानिस्तान को, जंगें लड़ी उनके लिए, दहशतगर्दी बर्दाश्त की। ये चीज़ें दुरुस्त होंगी तो आवाम को बड़ी रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और ये चीज़ें इंशाल्लाह दुरुस्त होंगी। 1-1.5 साल में जो है आवाम को जो रिलीफ जिसकी वो तवक्को करते हैं वो ज़रूर अल्लाह के फजल से। तो ये पाबंदियाँ लगाते हैं और उसका कोई हल नहीं बताते कि हम क्या अल्टरनेटिव करें। हम महंगी LPG खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर कोई हमसाया जो है गैस देता है तो वो हमारा हक बनता है। अमेरिका को हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके तनाजुर में ये सारी चीज़ें देखें।
बस शाम हमले की तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश। खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। हमले में मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। KP पुलिस CTD ने बशाम धमाके की रिपोर्ट पेश कर दी। धमाके की जगह से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिनकी बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां की गईं। खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। ताहाल काफिले के साथ जैमर्स फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी है। हमले में मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्दों को और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इन दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान पहुँचाई। हमले का मास्टरमाइंड डासू डैम हमले में भी मुलविस है, जिसकी शनाख्त कर ली गई। हलाक 5 चीनी शहरियों की मैयतों को इनके वतन रवाना कर दिया गया। नूर खान एयरबेस पर तकरीब में 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। हुकूमती और अस्करी हुक्काम की जानिब से बेस पर फूल रखे गए। कराची में हमारे बच्चों की जानें महफूज नहीं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। जराइम पेशा अफराद को ये ताकत उन्होंने फराहम की है जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में आम अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी कत्ल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ अशराफिया की हिफाजत पर मामूर है। जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, इसको तो अमलन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त कराची में सिर्फ रमजानुल मुबारक में 9 खानदान उजड़ गए और दंदनाते फिर रहे हैं डकैत। अगर कोई पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती। 4,500 डकैतियों के वारदातें हो चुकी हैं स्नैचिंग की सिर्फ इस रमजानुल मुबारक में। लेकिन एक खास और मखसूस किस्म का तबका वो ये सफर नहीं करता, इसको ये प्रॉब्लम नहीं है। वो रूलिंग क्लास वो हम पर विराजमान होती है, वो हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। उनकी आबादियां भी हमारी आबादियों के साथ नहीं होती और उनके तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता है। वो पुलिस जिसको हमारी हिफाजत करनी चाहिए, वो अशराफिया के घर वालों की हिफाजत कर रही होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी तो बहुत बड़े पैमाने पर यह बात की जा रही थी कि सिंध में एक ऑपरेशन किया जाएगा जो सिस्टम के खिलाफ होगा, मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। और यह ऐलान बहुत ताकतवर तरीन लोगों की तरफ से किया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि सिंध का ये सिस्टम जो यहाँ तबाही फैला रहा था, अब वो सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर विराजमान हो गया है। कच्चे के डाकुओं का मसला संगीन हो गया। ऑपरेशन को 14 रोज हो गए, मगर ताहाल कोई खास कामयाबी न मिल सकी। उस्ताद के कातिल भी कानून की गिरफ्त में न आ सके। पुलिस ने मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। कच्चे में डाकुओं के पक्के डेरे पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। कंदकोट में डकैतों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ग्रैंड ऑपरेशन 14वें रोज में दाखिल हो गया, मगर ताहाल कोई खास कामयाबी न मिल सकी। कार्रवाई डाकुओं के ठिकाने मिसमार करने से आगे न बढ़ सकी। उस्ताद अल्लाह रखे के कातिल भी गिरफ्त में न आ सके। पुलिस ने मुबैना मुकाबले में एक डाकू की जख्मी हालत में गिरफ्तारी का दावा किया है। रवां साल अब तक कंदकोट और खुर्दनवा में 2 असातिज़ा, एक पुलिस एहलकार की शहादत हो चुकी। 2 मासूम बच्चे नवाब शहर की खातून समेत 19 अफराद डाकुओं की कैद में हैं। उधर कोयटा में 3 यतीम बहनें अपनी जायदाद के हसूल के लिए कोशा हैं। मुतासरा खवातीन का कहना है कि रिश्तेदारों ने गैर कानूनी तौर पर उनके जायदाद पर कब्जा कर रखा है, जिसको वागुजार कराने के लिए वो वज़ीर आला समेत आला हुकाम से मदद की अपील कर रहे हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे दानिश मुराद। 25 साल लारेब जहांगीर मरी की बड़ी बेटी हैं, जो अपने विरासती जायदाद के हसूल के लिए गुज़श्ता 1 दिहाई से जिद्दोजहद कर रही है। 2013 में लारेब के वालिद के इंतकाल के बाद रिश्तेदारों ने गैर कानूनी तौर पर इनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। लारेब नम आँखों के साथ कहती हैं कि वो और उनकी बहनें गुज़श्ता 1 दिहाई से दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। सब इन्हीं के कब्जे में अभी हमारा एक घर है जहाँ पे हमारे वालिद साहब की यादें हैं, सब कुछ वो भी उनके कब्जे में। झटपट, सिब्बी, कोयटा जो भी था सब उनके कब्जे में। मुझे अपने वालिद का तड़पना वो सब कुछ याद है, जब जायदाद के बावजूद वो आज हमारे साथ नहीं है, इन्हीं की वजह से। लारेब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम से मदद की अपील की है। मैं यही अपील करती हूँ कि हमें हमारा इंसाफ दिलाया जाए। हम इतने सालों से इन इंसानों की वजह से ख्वार अदालत गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी हुआ इनकी वजह से। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग हमें इनसे इंसाफ दिलाएं। कब्जा शुदा जायदाद का सरकारी इंतकाल लारेब और इनकी बहनों के नाम पर होने के बावजूद इनके रिश्तेदार मज़कूरा जायदाद फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए कौमी टीम के इंतखाब का मरहला। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बाबर आजम से काकोल में इब्तिदाई मुशावरत कर ली। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर्स की रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कौन स्क्वाड में इन होगा, कौन आउट, फैसला चंद दिनों में मुतवक्के। सेलेक्टर्स ने कर ली कप्तान बाबर आजम से इब्तदाई मुशावरत। मास्टर ब्लास्टर ने अपना प्लान शेयर कर दिया। खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल से बचाने का भी टास्क दरपेश। शाहीन आफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के इब्तदाई मैचेस में रेस्ट देने की तजवीज पर गौर। नसीम शाह को भी इंजरी और वर्कलोड से बचाने के लिए मुंतखब मैचेस में खिलाने के ख्वाहिशमंद। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम को मैच फिटनेस के लिए भरपूर मौका दिया जा सकता है। कौमी टीम का फिटनेस कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। न्यूजीलैंड की टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। 3 मैचेस पिंडी और 2 मैचेस लाहौर में शेड्यूल है। शाहीन शाह अफरीदी खुद से मंसूब पीसीबी के जाली बयान से सख्त नाखुश हैं। अपने साथ रवा रखे गए बर्ताव पर उन्होंने सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज शाहीन को T20 की कप्तानी से बरतरफ कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना शाहीन आफरीदी के लिए वादिये पुरखार। कैरियर पर लटकने लगी खतरे की तलवार। रोटेशन की पॉलिसी का वो होंगे पहला शिकार। क़यादत की सेज से भी दिया उतार। स्टार फास्ट बॉलर करना चाहते थे गम और गुस्से का इजहार। करीबी हलकों ने किया खबरदार। इस तरह करने से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। अगले पिछले सारे हिसाब चुकाए जाएंगे। शाहीन आफरीदी को एक और बात का भी शिकवा। क़यादत से हटाया, पहले से कुछ नहीं बताया। बोर्ड ने खुद साख्ता बयान जारी करवाया। सब कुछ ठीक है। शायकीन क्रिकेट को यकीन दिलाया। स्टार फास्ट बॉलर के लिए ऑप्शंस बेहद महदूद रह गए। अपने वक्त का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और इस्राएली काबिज फौज ने गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान 6 हमले किए। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में पनाहगुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 63 फ़लस्तीनी शहीद और 94 ज़ख्मी हुए। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसी हुई लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर हैं। अर्ज़ फ़लस्तीन लहू लुहान। सहयूनी फौज के बर्री, बहरी और फजाई हमले। इंसानी हुकूक के चैंपियंस भी खामोश हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हवा में उड़ा दिया। सहयूनियों ने फ़लस्तीनी शहरियों को खून में नहला दिया। गजा में निहत्ते मुसलमानों पर इसराइली फौज के हमलों में मजमूई तौर पर 63 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 94 जख्मी हो गए। दीरुल बलाह में अल-अक्सा शहादा अस्पताल के सहन पर इसराइली फजाई हमले में 4 फ़लस्तीनी शहादत के अजीम ओहदे पर फाइज हो गए। इसराइली फौज ने 20 साला फौजी की हलाकत का ऐलान किया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फौजियों की मजमूई हलाकतों की तादाद 600 हो गई है। 178 दिनों की इसराइली जाहिरियत में फलस्तीनी शहादा की तादाद 33,000 तक जा पहुंची, जबकि मजीद 75,392 अफराद जख्मी हुए हैं। और अब बात करेंगे ईद की, जिसके करीब आते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई। मर्द ख़वातीन ईद की तैयारियों के लिए मसरूफ़। ख़वातीन खूब से खूब तर दिखने के लिए मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी और जूते खरीदने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं। गाहक और दुकानदारों दोनों महंगाई का दुखड़ा भी सुना रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, काउंटडाउन शुरू हो गया। ख़वातीन को मैचिंग नेल पॉलिश की तलाश। छोटे मियाँ और नन्ही गुड़िया ने फरमाइशों के अंबार लगा दिए। ईद उल फितर की आमद हो और बाजारों में खरीदारी के लिए रश न हो, कैसे मुमकिन है। ख़वातीन ईद के जोड़े के लिए मौसम की मुनासबत से हल्के रंगों का इंतखाब कर रही हैं। दुपट्टे पीको रंग करने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए। 40-50 से सीधा 400 तक जा पहुँचे। ख़वातीन की देखा देखी मर्द भी मैचिंग चीजों का इंतखाब करने लगे। कपड़े दर्जी ने सिए या रेडीमेड लिए। मैचिंग की चप्पल बहुत जरूरी है। लड़कों की देखा देखी बड़ी उम्र के अफराद ने भी सलून में चांद रात को हजामत की बुकिंग करा ली। बड़ों के साथ बच्चे भी शॉपिंग पर जाने के लिए इसरार करने लगे। छोटी मियाँ और नन्ही गुड़िया की अपनी अपनी फरमाइशें हैं। बच्चों ने भी कपड़े खरीद लिए। अब बारी है चश्मा, पोनिया और इयररिंग्स खरीदने की। और कहते हैं ना कि ईद तो बच्चों की ही होती है। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकाराएं एमन खान, सारा खान, नीलम मुनीर, हानिया आमिर और इकरा अजीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का शिकार हो गई। सोशल मीडिया पर कपड़ों की एक ब्रांड की तशहीरी वीडियो वायरल हो रही है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई है। वीडियो में ब्रांड के असली फ़ोटोशूट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा फ़ोटोशूट भी दिखाया गया है, जिसके लिए एमन खान, इकरा अजीज़, हानिया आमिर, सारा खान मॉडल्स और नीलम मुनीर की बनाई गई है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।